ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपके मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट आई गेस टॉपिक रहता है और ये पूछा ही जाएगा आपसे हर जगह, आप कहीं भी हो, ठीक है, इंडिया के किसी भी भाग में या वर्ल्ड के किसी कोने में आपसे पूछा ही जाएगा। ऑब्वियसली डायबिटीज़ मेलाइटिस इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो क्या है ये डायबिटीज़ मेलाइटिस? इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट शेयर अ फिनोटाइप ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, ये फिनोटाइप किसका शेयर करते हैं? ये शेयर करते हैं फिनोटाइप ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट शेयर अ कॉमन फिनोटाइप दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया, राइट। तो डायबिटीज़ इज डायग्नोज बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कोई भी सा भी क्राइटेरिया से फॉलो डायग्नोज हो सकता है, जो कि क्लासिकल ट्राइड तो इसके आपको पता ही है कि देखो पहले तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो शेयर करता है कॉमन फिनोटाइप दैट इज हाइपरग्लाइसीमिया। इसको किस किस क्राइटेरिया से क्लासिफाई करेंगे? 4 क्राइटेरिया हम लोग लिख सकते हैं। तो क्लासिकल ट्रायड होता है इसका पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ठीक है ना। चाहे पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया होता है, बेसिकली यहाँ पे वेट लॉस का भी एक सीन आता है, ठीक है। तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और वेट लॉस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और रैंडम ब्लड शुगर जो यहाँ पे होना चाहिए ऑब्वियसली 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ज़्यादा होना चाहिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से यहाँ पे जो है आरबीएस या जो भी आपका रैंडम ब्लड शुगर है वो ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि डायबिटीज़ में बेसिकली क्या होता है, टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन का दिक्कत होने लगता है। तो इंसुलिन क्या करता है बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया को हाइपोग्लाइसीमिया में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। अभी ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर रैंडमली तुम कभी भी अपना शुगर, मतलब कि अभी तुमने नाश्ता किया, ठीक है, आधे घंटे बाद तुम जाके अपना रैंडम ब्लड शुगर करा दो, तब भी वो 200 से ऊपर आ गया तो आपको डायबिटीज़ के अंदर क्लासीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप डायबिटिक उस टाइम पे नहीं होंगे। लेकिन आज की डेट में क्या होता है, हम लोग इसके ऊपर ना डिपेंड करके एक और नया क्राइटेरिया आया है जिसको कहते हैं HbA1c, ठीक है ना। उस पे ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं क्योंकि वो क्रॉनिक स्टेट बताता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है अपने, ठीक। दूसरी बात करते हैं फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। और तुमने फास्टिंग सुना होगा, फास्टिंग हम लोग शुगर दे के आ रहे हैं, ठीक है। अपने घर में कहीं भी तुमने कहीं घर में रहते होगे, तुम्हारे घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होगा, हर घर दूसरे घर में आज की डेट में डायबिटिक पेशेंट है, राइट। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं आज फास्टिंग दे के आया तो मेरा शुगर इतना है, शुगर इतना है, ठीक है ना। तो कब तुम क्लासीफाई करोगे कि हाँ इसको डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस है? तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर होता है जो मोर देन और इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाए तो दैट इज नोन एज टर्म्ड एज डायबिटीज़ मेलाइटिस। अभी वही जो है प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल जो हो जाए वो मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आ जाए आफ्टर 2 आवर OGTT जो कि तुम जानते ही हो, तुम्हें पढ़ाई होगा ऑब्वियसली, GDM में पढ़ाई होगा। OGTT बेसिकली मीन्स ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, राइट। तो वहाँ पे क्या करते हैं कि अपन 2 घंटे पहले पेशेंट को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 2 घंटे बाद उनका शुगर टेस्ट करते हैं एंड शुगर वेन इफ इट कम्स आउट टू बी मोर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज अ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। अगेन एक और क्राइटेरिया होता है जिसमें कहते हैं HbA1c, राइट। तो अगर उसकी वैल्यू जो है 6.5 से ज़्यादा आ गई तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो डायबिटीज़ मेलाइटिस डायग्नोज हो जाएगा। तो इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? तो देखो एक टेबल मैंने बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो होता है, अगर नॉर्मल जो आपको लेना है वो लेना है अपने 100 से नीचे का, और अगर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस तो 100 से 125 का लेना है। और अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस मैंने बताया था कि मोर देन इक्वल टू 126। 2 आवर्स OGTT तुमने बताया था, मैंने बताया था कि 200 से ज़्यादा होना चाहिए अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस को क्लासीफाई करना है। नॉर्मल में 140 होगा, ठीक। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस में 141 टू 199 140 टू 199 होगा, राइट। और जो तुम्हारा डायबिटीज़ मेलाइटिस का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मोर देन इक्वल टू 200 होना चाहिए, राइट। अगेन HbA1c यहाँ पे 5.7 से कम होना चाहिए, 5.7 टू 6.4 होना चाहिए, और यहाँ पे 6.5 से ज़्यादा होना चाहिए, 6.5 इक्वल टू मोर देन इक्वल टू 6.5 होना चाहिए, वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बताने के लिए। HbA1c बेसिकली इज अ सिंगल बेस्ट पैरामीटर टू नो अबाउट लॉन्ग टर्म डायबिटिक कंट्रोल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि HbA1c आज की डेट में सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डायबिटीज़ मेलाइटिस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म दिखाता है, ठीक है ना। हो सकता है कल तुमने पार्टी में ज़्यादा खा लिया हो, तुमने क्रीम ज़्यादा खा लिया हो, केक ज़्यादा खा लिया हो, तो इस कारण से भी आज भी तुम्हारा शुगर बढ़ सकता है, लेकिन HbA1c will not increase that significantly, राइट। तो जो प्रॉपर मेजरमेंट है आज की डेट में HbA1c ही बताता है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म डायबिटिक कंट्रोल बताता है, दैट्स डिफाइंड एज लॉन्ग टर्म डायबिटिक कंट्रोल, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग 4 क्राइटेरिया बांटते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है ना। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस और अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें पेनक्रियाटाइटिस के कारण से बॉडी, ठीक है ना, सुना होगा ये सब, ठीक है ना।
तो इन सब कारण से जो भी ड्रग्स के कारण से कुछ होते हैं डायबिटीज़, उनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की मैं बात करूँ तो पेशेंट यहाँ पे जो होता है नॉर्मल वेट कंटेंट, देखो टाइप 1 बेसिकली ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है ना, ये बच्चों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, ठीक है, बच्चों में एडल्ट में भी होता है, बिकॉज क्योंकि वही बच्चे तो बढ़ के आगे चल के एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो होता है बच्चों में भी ये डायबिटीज़ हो सकता है। तो बच्चों में कोई पूछे अगर बच्चों में डायबिटीज़ है तो कैसा डायबिटीज़ होगा, तो ये मत हैरान होना कि बच्चों में डायबिटीज़ नहीं हो सकता, बच्चों में डायबिटीज़ हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ऑटो इम्यून डायबिटीज़ मेलाइटिस, राइट। तो यहाँ पे पेशेंट में क्या होगा, पेशेंट में देखो क्या होता है, बेसिकली बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अपनी एंटीबॉडी उसकी क्या कराती है, बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन करा देगी, इंसुलिन निकलना बंद, ठीक, इंसुलिन निकलना बंद। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ओबेसिटी का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे पेशेंट जो है नॉर्मल वेट कर सकता है, अंडर वेट कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ ऑटो एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट रहेगी, इजेड सेल्स आईसी और एंटी जीएडी एंटीबॉडी, ठीक है ना, एंटी जीएडी एंटीबॉडी रहेगी, इजलेटेड एंटीबॉडी रहेगी। यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली क्या होगा, कीटोन्यूरिया होगा, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे देखो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा अगर इंसुलिन है ही नहीं तो पेरिफेरल मतलब कि फैटी एसिड का बर्न नहीं होगा, फैटी एसिड बर्न नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा कीटोन बॉडीज बनने शुरू हो गए, और कीटोन बॉडीज बनने शुरू हो गए तो कीटोन्यूरिया हो गया। ऑब्वियसली फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस मे और मे नॉट बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा कि फैमिली हिस्ट्री यहाँ पे डायबिटीज़ मेलाइटिस की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टाइप 2 जो होता है वो जेनेटिक प्रीडोमिनेंस ज़्यादा रखता है, ठीक है, टाइप 1 इज़ नॉट दैट जेनेटिक प्रीडोमिनेंट स्टेटस, आपको पता है ये चीज़। ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ मोर देन 80% बीटा सेल्स, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसका, मोर देन 80% बीटा सेल्स का हमारा ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट। सीरम इंसुलिन यहाँ पे हमेशा कम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हुआ तो इसलिए सीरम इंसुलिन यहाँ पे कम रहेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में सीरम इंसुलिन जो है बड़ा हुआ रहेगा, बिकॉज वहाँ पे रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है ना, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो रहा है टू द रिसेप्टर, वहाँ पे इंसुलिन नॉर्मल प्रोड्यूस होगा, लेकिन वहाँ पे रिसेप्टर बेस्ड इंसेंसिटिविटी आ रही है, तो रिसेप्टर बेस्ड इंसेंसिटिविटी आ रही है तो रेजिस्टेंस हुआ, तो ऑब्वियसली वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में वो है सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ रहेगा। यहाँ पे एसोसिएशन किसके साथ रहता है, HLA DR3 DR4, ठीक है, यहाँ पे HLA का ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन का ये जो है एसोसिएशन रहेगा, HLA DR3 होता है, HLA DR4 होता है। मेन ट्रीटमेंट यहाँ इंसुलिन देंगे, यहाँ पे देखो इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन दे देंगे तो काम हो जाएगा। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस तो मेन स्टेट ट्रीटमेंट है इंसुलिन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन हमारा इंसुलिन ही नहीं बन रहा है, क्योंकि बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन के कारण से तुम्हारा इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस भी एसोसिएटेड होता है अदर ऑटोइम्यून कंडीशन से, जैसे ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, पर्नीशियस एनीमिया, तो ये सब कंडीशन से ही एसोसिएटेड होता है, ठीक है, अदर ऑटोइम्यून कंडीशन से एसोसिएटेड होता है, जैसे ग्रेव्स डिजीज, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, पर्नीशियस एनीमिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट यहाँ पे जो होता है ओवरवेट होता है, ठीक है ना, पेशेंट इज ऑलवेज ओवरवेट इन दिस केसेस, ठीक, कोई एंटीबॉडी नहीं बनती, कीटोसिस यहाँ पे कॉमन नहीं है, नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा इज कॉमन, ठीक है, यहाँ पे नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा जो है कॉमन होता है, ठीक। बेसिकली यहाँ पे देखो कीटोसिस नहीं होती है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में, ठीक है ना, ये एक चीज़ याद रखनी है, एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है आपको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में, राइट। और यहाँ पे नॉन कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर कोमा, हाइपर ऑस्मोलर क्यों होता है, बिकॉज देखो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बढ़ रहा है, टाइप डायबिटीज़ मेलाइटिस ग्लूकोज बढ़ रहा है तो हाइपर ऑस्मोलर कोमा हो सकता है, राइट। फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव, ऑब्वियसली ठीक है, फैमिली हिस्ट्री को पॉजिटिव रहना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द मेन कॉज, जो यहाँ पे क्या होता है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे सबसे बड़ा कॉज है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस कराने का, क्योंकि रिसेप्टर पे सेंसिटिविटी होती है तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाएगा मेन कॉज। सीरम इंसुलिन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में तुम्हारा क्या होता है, सीरम इंसुलिन बढ़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर देखो सीरम इंसुलिन बढ़ गया ऑब्वियसली तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, ठीक है ना। सीरम इंसुलिन का बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है मेन कारण होता है, रिसेप्टर पे सेंसिटिविटी हो जाती है तो इंसुलिन जो है रेजिस्टेंस हो जाता है, और सीरम इंसुलिन हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। ट्रीटमेंट को क्या करेंगे हम लोग, वेट लॉस, ओरल ड्रग्स, इंसुलिन, ठीक है। वेट लॉस हमारा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, क्योंकि ओबेसिटी में क्या होता है, पेरिफेरल वो जो होता है दिक्कत जो है, जैसे जितना ज़्यादा ओबीस होगा बंदा, वहाँ पे यहाँ की केस में क्या होता है, ड्यू टू सम फैक्टर्स ओबेसिटी के कारण से रेजिस्टेंस जो है और बढ़ जाता है इंसुलिन के प्रति, ठीक है ना। तो वेट लॉस करना जरूरी है, ओरल ड्रग्स लेना ज़रूरी है और इंसुलिन लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और बात करते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस, तो इसके डिफरेंसेस की हम लोग बात करेंगे। तो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस की बेसिकली पैथोजेनेसिस क्या होती है, तो यहाँ पे बेसिकली एब्सोल्यूट जो है इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है, HLA DR3 DR4 का एसोसिएशन मैंने बताया था, कंट्रीब्यूशन टू
ऑटो इम्यूनिटी, इसलेट सेल्स की एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो जाता है, एग्जांपल एंटी इंसुलिन, एंटी जीएडी बताया ही था मैंने कि यहाँ पे एंटी जीएडी एंटीबॉडी हो जाते हैं, इसलेट सेल के प्रति एंटीबॉडी बन जाते हैं, ठीक है ना। और इन्वायरमेंटल फैक्टर होंगे ऑब्वियसली ऑल्सो कंट्रीब्यूट। ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी CTLA4 जीन्स इन्वॉल्व होती है पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज़ में, टाइप 1 डायबिटीज़ में। और इडियोपैथिक कॉजेज, दो तरह के कॉजेज, ए में ऑटो इम्यूनिटी, बी में इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब जिसका कॉज ना नोन हो, ठीक है ना। तो ऑटो इम्यूनिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स होगा और ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी और CTLA4 जीन्स इन्वॉल्व होगी। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली क्या होता है, रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी होगी ऑब्वियसली, बिकॉज आपका रिसेप्टर ही नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना। नो HLA एसोसिएशन ऑटो इम्यून बेसिस, कोई ऑटो इम्यून बेसिस नहीं है। पेरिफेरल टिश्यू रेजिस्टेंस है सेकेंडरी टू रिसेप्टर एंड पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट, तो ये रिसेप्टर और पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट दिखाएगा। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अब नॉर्मल, यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जो है वो अब नॉर्मल हो जाएगी। इसलेट सेल्स में क्या होगा, अर्ली इंसुलाइटिस हो जाएगा, बिकॉज यार वहाँ पे देखो इंसुलिन क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन कराता है, इंसुलाइटिस हो जाएगा। मार्क्ड अट्रोफी एंड फाइब्रोसिस, यहाँ पे जो होगी बेसिकली क्या होगा, अट्रोफी होगा, फाइब्रोसिस होगा, बिकॉज यहाँ पे बीटा इसलेट सेल्स जो है ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन में जा रहा है, तो अट्रोफी और फाइब्रोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। मार्क बी सेल डिप्लेशन, बी सेल का डिप्लेशन होगा, ठीक है ना। एक चीज़ ये याद रखना कि इंसुलाइटिस होगा, ठीक है, इंसुलाइटिस होगा, यहाँ पे इंसुलाइटिस हो सकता है, ठीक है। मार्क अट्रोफी एंड फाइब्रोसिस हो सकता है। जो बीटा इसलेट सेल्स हैं उनकी एट्रोफी फाइब्रोसिस हो गई, ठीक है, वो अट्रोफीड करके सारे ठीक है, सारे अट्रोफी करके फाइब्रोसिस कर गया। मार्क बी सेल डिप्लीशन हो गया, वहाँ पे किसका डिप्लीशन हो गया, मार्क बी सेल डिप्लीशन हो गया, ठीक। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, नो इंसुलाइटिस, यहाँ पे कोई इंसुलाइटिस नहीं होता है, ठीक है ना। और फोकल एट्रोफी ऑफ एमोलॉइड डिपोजिशन, तो यहाँ पे एमोलॉइड का डिपोजिशन होगा, ठीक है। एमोलॉइड जो है यहाँ पे डिपोजिटेशन चालू हो जाएगा, इंसुलाइटिस नहीं होगा, राइट। फोकल एट्रोफी एंड एमोलॉइड डिपोजिशन, तो यहाँ पे फोकल एट्रोफी और एमोलॉइड के डिपोजिशन होने लगेंगे, डिपॉजिट्स आने लगेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली फोकल एट्रोफी रहेगी। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बेसिकली फोकल एट्रोफी रहेगी। और माइल्ड बी सेल का डिप्लेशन हो जाएगा, यहाँ पे मार्क सेल बी सेल का डिप्लेशन होता है, माइल्ड बी सेल का डिप्लेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मार्क्ड एट्रोफी रहेगी, यहाँ पे फोकल एट्रोफी रहेगी, और इंसुलाइटिस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। एक चीज़ याद रखना है, ये चीज़ बस, और कुछ नहीं। इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे, अगर एट एनी एज मैनिफेस्ट विद पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड वेट लॉस, ठीक है ना। कोई भी एज पे हो सकता है, क्योंकि ऑटोइम्यून है, कोई भी एज पे प्रेजेंट लेके कर सकता है, ठीक है। और किसके साथ प्रेसिपिटेट करेगा, 3 क्लासिक सिम्टम्स, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। इंसीडियस इन द ऑनसेट, इंडिविजुअल्स आर ओवर 40 ईयर्स, ठीक है ना। अगर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हुआ तब भी ये 40 साल के बाद ही मैनिफेस्ट करेगा, मे बी सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, राइट। कीटोएसिडोसिस में अकर ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, यहाँ पे जो है कीटोएसिडोसिस हो सकता है बिकॉज यहाँ पे इंसुलिन का ही कमी है। और यहाँ पे बेसिकली ये रेयर होता है, कीटोएसिडोसिस क्वाइट रेयर। तो यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा इज कॉमन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा जो है कॉमन होता है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज देखो ये यहाँ कीटोएसिडोसिस तो हो सकता है, यहाँ मे अकर ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन, कीटोएसिडोसिस मे अकर। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इट इज़ वेरी रेयर, कीटोएसिडोसिस होना इज़ वेरी रेयर एंड इट इज़ ड्यू टू हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा एंड इट्स कॉमन, राइट, ठीक है। ट्रीटमेंट बेसिकली इंसुलिन देते हैं, यहाँ पे डाइट कंट्रोल एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का ज़्यादा रोल है, बिकॉज इट्स अ जेनेटिक डिस्पोजिशन, हमें इंसुलिन देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंसुलिन लेवल्स क्या है यहाँ पे, लो और इमेरिजिबल, यहाँ पे बिकॉज तुम्हारा बीटा सेल्स का ही डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो है इंसुलिन लेवल लो रहेंगे, यहाँ पे नॉर्मल टू हाई रहेंगे। प्लाज्मा ग्लूकेगॉन ऑब्वियसली हाईली सप्रेसिबल एंड हाईली रेजिस्टेंट। ग्लूकेगॉन जो है सप्रेसिबल होगा यहाँ पे, क्योंकि इंसुलिन दिया तो ग्लूकेगॉन कम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी है तो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, वो कम ही नहीं होगा। तुम इंसुलिन भी दे दोगे तब भी कम नहीं होगा, तो इसको इंसुलिन सेंसिटाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा ड्रग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स देते हैं, इंसुलिन को उतना प्रीफर नहीं करते हम लोग, यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स देते हैं, ठीक है ना। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो अब आते हैं मेन टॉपिक में फिर से, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की हम लोग बात करते रहे थे। जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, व्हाट इज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस? द टर्म जेस्टेशनल डायबिटीज रिफर्स टू द हाइपरग्लाइसीमिया ऑकरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये उस टर्म को देखो, जेस्टेशनल बता रहा है क्या, जेस्टेशनल मतलब क्या होता है। जेस्टेशन, कोई महिला आ रही है तुम्हारे पास, जेस्टेशनल एज जितना प्रेगनेंसी के दौरान आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम कब होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान हो, तो इसीलिए हम लोग कह देते हैं इफ द हाइपरग्लाइसीमिया अकर्स इन द फर्स्ट टाइम इन द प्रेगनेंसी, दैट इज टर्म्ड जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। मेनी ऑफ द वुमेन
अल्टीमेटली डेवलप परमानेंट डायबिटीज़। जो बहुत सारी महिलाएं क्या होता है अल्टीमेटली एक बार उनको जीडीएम हो गया तो ऑब्वियसली वो परमानेंट क्या है डायबिटीज़ को प्री डिस्पोज कर जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंसुलिन सेंसिटिविटी रिड्यूस टू द एक्शन ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन्स एंड देयर इज इंक्रीज इंसुलिन डिमांड। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है कम हो जाती है, घट जाती है टू द एक्शन ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन्स एंड देयर इज इंक्रीज्ड इंसुलिन डिमांड। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है बेसिकली इंसुलिन जो है उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, उसकी वो सेंसिटाइजेशन अपना कम करवा देता है। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम हो जाती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इज रिड्यूस्ड, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट हैपेंस इज, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है बेसिकली इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, राइट। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है इंसुलिन का जो है सेंसिटिविटी कम हो जाती है। क्यों सेंसिटिविटी कम होती है? बिकॉज एक्शन ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन्स, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ प्लेसेंटल हार्मोन्स जो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है एंड देयर इज इंक्रीज्ड इंसुलिन डिमांड। और यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज, देखो बेसिकली क्या होता है अब मैं बता रहा हूँ। एक होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन इन द केसेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है ना। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन क्या करता है वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी करा देता है, ठीक है ना, मतलब कि इनसेंसिटिविटी करा देता है कि जो मतलब कि इंसुलिन है वो काम ही नहीं करेगा अभी रिसेप्टर पे, ठीक। अभी इंसुलिन की जो है सेंसिटिविटी हो गई तो अब नहीं वो काम कर रहा है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली तो जो है अपना इंक्रीज इंसुलिन डिमांड बढ़ जाएगा क्योंकि भाई इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं है, ठीक है। इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो गई है, रिड्यूस्ड हो गई है, ठीक है ना। इंसुलिन उतना जितना इफेक्टिवली पहले काम कर रहा था उतना इफेक्टिवली अभी नहीं काम कर रहा है, तो हमको इंसुलिन का डिमांड ज़्यादा है तो इंसुलिन बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। तो बीटा सेल्स में भी अनेबल टू मीट दिस डिमांड विच लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ जीडीएम, ठीक है ना। तो बीटा सेल्स जो हैं ये अनेबल हो जाती हैं टू मीट दिस डिमांड एंड इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, राइट। तो अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में क्या है, एक होता है मोडी। मोडी का क्या मतलब है, मैच्योरिटी ऑन से डायबिटीज़ हो गएंगे, तुमसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मोडी तुमसे पूछा जाता है, मूडी नहीं होता, मूडी नहीं होता, मोडी होता है, MODY, ठीक है। मैच्योरिटी ऑन से डायबिटीज़ ऑफ यंग। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ बीटा सेल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जेनेटिक डिफेक्ट्स हो जाते हैं बीटा सेल की फंक्शनिंग में। कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट हो गया, बीटा सेल्स कैन नॉट सेंस ग्लूकोज टू डिक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो बीटा सेल्स यहाँ पे क्या होते हैं, बीटा सेल्स जो है सेंस नहीं कर पाते, किसको, ग्लूकोज को नहीं सेंस कर पाएंगे ये बीटा सेल्स। व्हाट हैपेंस इज बेसिकली बीटा सेल्स कैन नॉट सेंस ग्लूकोज, ठीक है ना, वो कैन नॉट सेंस, बीटा सेल्स जो है वो सेंस नहीं कर पाएंगे ग्लूकोज को अभी, ठीक है ना। बीटा सेल्स क्या होगा, ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी में है, बीटा सेल्स कैन नॉट सेंस, राइट। बीटा सेल्स कैन नॉट सेंस ग्लूकोज, तो दैट लीड्स टू डिक्रीज रिलीज ऑफ इंसुलिन। अभी क्या है बेसिकली जेनेटिक डिफेक्ट हो जाता है बीटा सेल की फंक्शन में। अभी तुम्हारी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया है, बीटा सेल्स को कैसे पता चलेगा कि भाई इंसुलिन निकालना है? ऑब्वियसली जब उसको लगेगा कि हाँ ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो गया है तभी ना वो इंसुलिन निकालेगा। अब जब उसको पता ही नहीं लग रहा है कि भाई उसको वही हो गया है कि बीटा सेल्स इज नॉट सेंसिंग, कैन नॉट सेंस ग्लूकोज इन द बॉडी, दैट इज ग्लूकोज इज इंक्रीज इन द बॉडी, तो क्या करेगा, इंसुलिन नहीं निकालेगा तो इंसुलिन कम हो जाएगा। तो क्या होता है, इंसुलिन की कमी अभी भी हो गई तो क्या हो गया, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। बेसिकली क्या होता है फिर से समझो, beta cells how the glucose released from the beta cells, right? When beta cells will detect कि हाँ बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है या अभी मेरे को इंसुलिन निकालना है, ठीक है, अभी बॉडी में मतलब ग्लूकोज ज़्यादा है तो बीटा सेल्स क्या सेंस करेगा, बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है अभी मेरे को इंसुलिन निकालना है। अभी जब बीटा सेल जो है सेंस ही नहीं कर पा रहा है कि बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा है तो क्या इंसुलिन निकाले, वो इंसुलिन कम ही निकालेगा। तो इस तरह की डायबिटीज़ को क्या कहते हैं, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, राइट। और किसके कारण से हो सकता है, अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़, जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एक्शन, कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स हो गया इंसुलिन एक्शन में, ठीक है ना, इंसुलिन अपना एक्शन नहीं कर पाए, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो गए। पैंक्रियाटाइटिक डिजीज लाइक पैंक्रियाटाइटिस, नियोप्लेजिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो कोई पैंक्रियाटिक डिजीज जैसे कि पैंक्रियाटाइटिस, नियोप्लेजिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के केसेस में भी ये हो सकता है, राइट। एंडोक्राइनोपैथीज में भी हो सकता है जैसे एक्रोमेगैली, कशिंग सिंड्रोम, कोई कशिंग सिंड्रोम का बंदा है, एक्रोमेगैली है, कशिंग सिंड्रोम जानते हो यार, मून फेसिस, ठीक है, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है एसोसिएटेड विद जेनेटिक सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्या क्या हो सकता है, ड्रग इंड्यूस, पैंक्रियाटाइटिस, एंडोक्राइनोपैथीज, जेनेटिक सिंड्रोम, ड्रग्स, वायरल, ठीक है, मॉडी, और क्या हो सकता है जेनेटिक डिफेक्ट्स, पैंक्रियाटाइटिक डिजीज। तो ये सब कारण से अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ हो सकते हैं। तो सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ की सबसे पहले तो मैं बात करूँ, पॉलीयूरिया, नॉक्टूरिया सुना ही होगा, पॉलीफेजिया, क्लासिकल सिम्टम्स तीनों, पॉलीडिप्सिया, ठीक है ना। ईजी फैगेटिबिलिटी, बंदा एकदम लेथार्जिक रहेगा, मतलब कि डल रहेगा कि हाँ भाई उसको काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जल्दी थक जाएगा। डिलेड वाउंड हीलिंग, ऑब्वियसली डायबिटीज़ में क्या होता है कि
बाउंड हीलिंग जो है स्लो हो जाती है, ठीक है ना। ये आपको पता ही होना चाहिए कि डायबिटीज़ के लिए इसलिए हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, ताकि सर्जिकल केसेस में डायबिटीज़ की हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उसकी बाउंड हीलिंग का जब हिस्ट्री लोगे ना तो डायबिटीज़ की हिस्ट्री वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिसाइड करेगा कि कितनी जल्दी बाउंड हीलिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। वेट लॉस की हिस्ट्री लेनी है तुम्हें, सिम्टम्स ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सिम्टम्स नहीं आ रहे, जैसे टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन, इन सब तरह की कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। ब्लडिंग ऑफ विजन, ऑब्वियसली ब्लडिंग ऑफ विजन कैन बी ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। तो ट्रीटमेंट में इनिशियल ट्रीटमेंट तुम क्या करोगे, ऑब्वियसली इनिशियल ट्रीटमेंट व्हाट यू विल डू इन योर इनिशियल ट्रीटमेंट for any obese type 2 diabetic patient, initial therapy is diet therapy and exercise। कोई भी ओबीज टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट के लिए इनिशियल थेरेपी इज डाइट थेरेपी एंड एक्सरसाइज। तो तुम्हारे पास कोई भी ओबेसिटी वाला बंदा आया कहे कि हाँ भाई साहब हमें तो ओबेसिटी है, वी गॉट दिस ओबेसिटी टाइप 2, मतलब कि देखो तुम्हारे पास कोई बंदा आ रहा है, पहली बात 40 साल 45 साल का बंदा आ रहा है, ठीक है ना, एंड ही सेज डॉक्टर साहब अभी आजकल मेरे को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, एंड हम खाने का भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन हमारा वेट भी लॉस हो रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब कि वो ओबीजी बंदा रहेगा तो लगेगा कि हाँ डॉक्टर साहब दिक्कतें हमें हो रही हैं, राइट। तो तुम पहली बात तो उसका समझ जाओगे कि हाँ इसको डायबिटीज़ हो सकता है, तुम टेस्ट कराए और वो पता चल गया कि वो डायबिटिक था। अब पेशेंट जो आया था वो बहुत ही ओबीज टाइप का लग रहा था कि वो एकदम चलता फिरता नहीं है, एकदम खूब मतलब कि अच्छे घर से, एंड ही डजेंट एक्सरसाइज, ठीक है। उसका क्या है, सिटिंग जॉब पे है कोई भी, ठीक है ना। मान लो वो बिजनेस कर रहा है, वो हमेशा अपने चेयर पे बैठा रहता है, एंड ही लुक्स आउट फॉर कस्टमर्स, राइट। तो इस तरीके का, या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है एंड ऑल ही हैज़ टू डू इज टू वर्क ऑन दैट चेयर फॉर ऑल डे लॉन्ग, राइट। तो क्या करना है आपने उसको क्या सजेस्ट करना है कि भाई साहब आप अपना एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान दीजिए, अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आप जो जंक खा रहे हैं उसको जंक को कम कीजिए, ठीक है ना, एक्सरसाइज कीजिए। तो उनको ओबीज़ वालों को आप बताओगे, अगर देखो ओबीज़ और डाइट का क्या रिलेशन है, बेसिकली जो ओबेसिटी वाला बंदा है ना तो उनको इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, ठीक है, ऐसा पाया गया है, माना गया है, रिसर्चेज में स्टडीज़ में पाया गया है। अगर तुम अपने फैट को कम कर लोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, ऐसा कहा गया है। Weight loss can control as much as 25% cases of type 2 diabetes mellitus without any need of drug by decreasing the insulin sensitivity due to increased adipose tissue। यही मैं बता रहा था कि ये 25% केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को ये कम कर सकते हैं विदाउट नीडिंग एनी इंसुलिन ड्रग, और बाय डिक्रीजिंग द इंसुलिन रेजिस्टेंस डिक्रीज कर सकते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को। कैसे? बाय डिक्रीजिंग द एडिपोज टिश्यू, ठीक है ना। एक्सरसाइजिंग मसल्स डू नॉट नीड इंसुलिन। अगर तुम एक्सरसाइज करो, तुम्हारी मसल्स एक्सरसाइज करें तो उनको इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम खुद कर लेंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा काम इंसुलिन के बिना भी चल जाएगा, ठीक। He should be advised to stop smoking, control BP, control lipid level, bring body weight to normal range। तो उसको भाई सलाह हम लोग जो हमेशा देते हैं कि भाई आप अपना सुट्टा बंद करो, बीपी कंट्रोल करो, लिपिड लेवल कंट्रोल करो, बॉडी वेट को अपने नॉर्मल रेंज में लाओ, ठीक है। आप मतलब कि स्मोकिंग बंद कर दो, कंट्रोल करो बीपी को अपनी, ऑब्वियसली, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, अभी तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा, हाउ विल यू ट्रीट अ पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस विद हाइपरटेंशन, ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस विद हाइपरटेंशन। तुम हमेशा याद रखना कि आंसर वोट भी इंसुलिन और ओरल एंटी हाइपोग्लाइसेमिक्स, इट विल बी एस इनहिबिटर्स एंड ARP, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ अगर क्वेश्चन एक अलग से आता है शॉर्ट नोट कि हाउ विल यू ट्रीट देम, तो क्या करना है आपने, एक तो ये इनिशियल कंजर्वेटिव थेरेपी भी डाल देनी है कि हाँ यार स्टॉप स्मोकिंग, कंजर्वेटिव में कंट्रोल बीपी, कंट्रोल लिपिड लेवल, ब्रिंग बॉडी वेट टू नॉर्मल रेंज। बॉडी वेट को तुम नॉर्मल रेंज में लाओगे अपनी, ठीक है, सारे अपनी बॉडी वेट को, जितना बॉडी वेट है उसको नॉर्मल रेंज में लाना है। अवॉइड फूड ऑफ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड नहीं खाने, जैसे कि कॉर्न फ्लोर, वो नहीं होता है जो कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं दूध में मिला के, उसको वो सब चीज़ें नहीं खानी है, उसका बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो सोयाबीन खा सकते हो, उसका बहुत ही कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। इस तरह की चीज़ें तुम्हें खानी है, ठीक है ना। हाई ग्लाइसेमिक फूड को अवॉइड करना है कि तो तुम्हारी बॉडी में फट से तुम्हारा जो है ग्लूकोज पुल अप कर दे, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बात करता हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंसुलिन के बारे में, इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। इंसुलिन फिर वो आएगा ओरल डायबिटीज़, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको बात करते हैं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 24 मिनट की हो चुकी है। तो धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ें डायबिटीज़ के बारे में कवर करेंगे, राइट।